ये क्या मैं पाकिस्तान से 10 बरस कबल का वाकया है। मेरी वालिदा की फुप्पी का नाम सूफिया था। वो बेहद खूबसूरत थी। इनकी शादी 16 बरस की उम्र में एक जिम्मेदार घराने में हुई और वो ब्याह करके अपने घर चली गई। इनके शौहर सज्जाद कोई मुलाजमत नहीं करते थे। वो कभी शहर चले जाते और कभी हवेली आते तो जमीनों की देखभाल में मसरूफ हो जाते। इन दिनों इनकी उम्र 22 बरस के करीब थी। सज्जाद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। इन दिनों अक्सर जिम्मेदार घरानों का ये नजरिया होता था कि ज्यादा तालीम हासिल करने की क्या जरूरत है, जब नौकरी ही नहीं करनी और अपनी जिम्मेदारी है तो खुदा का दिया बहुत कुछ है। सज्जाद अहमद ने भी इसी नजरिए के तहत मैट्रिक के बाद तालीम को खैर बात कह दिया था। इस जमाने में मैट्रिक भी काफी तालीम समझी जाती थी। सज्जाद अहमद को सूफिया बेगम से बड़ी मोहब्बत थी और वो भी अपने शौहर पर दिलो जान से फरिफ्ता थी। इसी वजह से इनकी तीनों जेठानियां इनसे बहुत हसद करती थी। सूफिया अपनी सादा तबीयत और फरमाबरदारी की वजह से सास ससुर के बहुत चहीती थी। इस दौर में मुसलमान घराने पर्दे के सख्त पाबंद हुआ करते थे। खास तौर पे सूफिया के मैके और ससुराल पर पर्दे की सख्त पाबंदी की जाती थी। वो जब महज 6 बरस की थीं तभी से उन्हें पर्दा करा दिया गया था। इसके बाद उन्होंने कभी घर से बाहर कदम ना निकाला। शादी हुई तो डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई, जहां पर्दे के मामले में मैके से भी ज्यादा सख्ती थी। एक दिन जब घर के मर्द अपने कामों में बाहर गए हुए थे तो नौकरानियां भी अपने अपने कामों में मशगूल थीं। अचानक एक शख्स हवेली में घुस आया। औरतों ने जब एक गैर मर्द को घर में दाखिल होते देखा तो सब ने लंबे घूंघट निकाल लिए और चीखती हुई अपने कमरों की तरफ भागी। सबसे आखिर में सूफिया की सास थी। भागते हुए इनका पांव किसी चीज से उलझा और वो गिर पड़ी। नौवर्द को शायद उन्हीं की तलाश थी और इस मकसद के लिए वो कुल्हाड़ी भी साथ लाया था। उसने इन पर बेतरपे कुल्हाड़ी के वार करने शुरू कर दिए। सास चीखते चिल्लाते और मदद के लिए पुकारने लगी, मगर जान के खौफ से ना कोई नौकरानी उन्हें बचाने आई, ना ही किसी बहू में सास को बचाने की हिम्मत थी, क्योंकि वो सब निहत्ती और खौफजदा थी। और अगर ऐसा ना भी होता तब भी वो पर्दे की वजह से एक गैर मर्द के सामने आने की जरूरत ना करती। ताहम सास की चीखें सूफिया से बर्दाश्त न हो सकी। वो बेकरार होकर वापस पलटी और सास को बचाने के लिए उस आदमी से कुल्हाड़ी छीनने लगी, जिसके नतीजे में ओढ़नी इसके सर से गिर गई और हाथ की 3 उंगलियां भी कट गईं। ये शख्स इनके खानदान का कोई पुराना दुश्मन था। अब ये दुश्मनी क्यों थी, ये एक अलग कहानी है। बहरहाल वो आदमी तो भाग गया, लेकिन सूफिया की सास जख्मों की ताब ना ला सकी और मौके पर ही दम तोड़ गई। इस वाक़े के बाद जब मर्द हवेली वापस आए तो कहराम मचा हुआ था। सास की वफात के 1 हफ्ते बाद सूफिया के शौहर के कान में तरह तरह की बातें पड़ने लगीं कि घर के तमाम औरतों ने गैर मर्द को देखते ही पर्दा कर लिया था और फौरन छत पर चली गई थीं। सिर्फ एक सूफिया ही थी जो इस मर्द के सामने आई थी। बेशक वो सास को बचाने गई थी, लेकिन एक अजनबी शख्स के सामने बेपर्दा तो हो गई और गैर की निगाह इस पर पड़ गई। इस बात पर सज्जाद ने शदीद सबकी महसूस की और बीवी से झगड़ा किया कि तुम क्यों गैर मर्द के सामने गई थी। बेशक वो मेरी माँ को कत्ल कर रहा था, लेकिन तुम ना मेरी माँ को बचा पाई और अपना पर्दा भी गनवा दिया। अब तुम पर एक गैर आदमी की नजर पड़ चुकी है, लिहाजा तुम मेरे लायक नहीं रही हो। ये कहकर सज्जाद घर से निकल गया। बुजुर्गों ने बहुत समझाया कि सास की मोहब्बत में बेकरार होकर वो कातिल के सामने आई थी, मगर सज्जाद ना माना। वो यही कहता रहा कि जब घर के तमाम बहुएं इस वक्त भागकर छुप गई थीं, तो ये क्यों ना भागी और इस शख्स के सामने क्यों आई। बस इसी बात पर इसने सूफिया को छोड़ दिया और तलाक दिए बगैर बंगाल चला गया। इस वक्त वो सिर्फ 6 माह की दुल्हन थी। सज्जाद इसके बाद कभी वापस ना आया। वहीं एक बंगाली लड़की से शादी कर ली। सूफिया इन दिनों उम्मीद से थी। चंद माह बाद इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। सूफिया के ससुर को बहू के उजड़ने का बड़ा कलक था। उन्होंने बेटे सज्जाद के हिस्से की तमाम जायदाद बहू और पोते के नाम कर दी। कुछ अरसे बाद जो ससुर का इंतकाल हो गया तो सूफिया अपने भाई के पास शहर आ गई। अब वो सिर्फ अपने बेटे की खातिर जी रही थी। मैके वालों ने बहुत चाहा कि सूफिया दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो खला के लिए अदालत से रुजू कर ले, मगर सूफिया ना मानी। इसी तरह 14 बरस बीत गए। अचानक एक दिन सज्जाद बंगाल से वापस आ गया और उसने सूफिया को पैगाम भिजवाया कि वो उससे मिलना चाहता है, मगर सूफिया ने साफ इनकार कर दिया और कहा मेरा कोई शौहर नहीं है और ना ही अब मेरा निकाह बाकी रहा है। दर हकीकत उन्हें बेहद सदमा पहुंचा था।
क्योंकि वो अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। इसी मोहब्बत के बाइस उन्होंने अपनी सास की जान बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह न की, मगर शौहर ने यह सलाह दिया कि बेपर्दगी का इल्जाम लगाकर उन्हें छोड़ दिया और 14 बरस तक खैर खबर तक न ली। इतने तवील अरसे के बाद सोफिया के दिल में शौहर के लिए मौजूद मोहब्बत के तमाम जज्बात दम तोड़ चुके थे। उधर सज्जाद का दिल भी बदल चुका था। उसे शदीद अफसोस था कि उसने अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो सुलह का ख्वाहिशमंद था। इन दोनों सूफिया के बेटा मिलिट्री एकेडमी में जेर तालीम था और घर से दूर था। यूं बाप और बेटे की मुलाकात ना हो सकी। जब सूफिया ने मिलने से इनकार कर दिया तो सज्जाद बेटे से मिलने बगैर ही वो वापस चला गया। सूफिया की जिंदगी में अब सिर्फ एक ही बड़ी खुशी बाकी रह गई थी कि इसका बेटा एक फौजी अफसर बनने वाला था। आखिरकार इसकी मेहनत और दुआएं रंग लाईं और बेटे को फौज में कमीशन मिल गया और वो बेहद खुश थी और बेटे का चेहरा देख देख कर जीती थी। वो अब अधीर उम्र की पहुंच चुकी थी, मगर पर्दे की अब भी सख्ती से पाबंदी करती थी, क्योंकि इस पर्दे के खाते इसकी जिंदगी की खुशियां लुट चुकी थी। घर में किसी मर्द नौकर का दाखिला ममनू था और घर के तमाम काम वो खुद ही अंजाम देती थी। वो अपने बेटे की शादी की तैयारियों में मसरूफ थी कि पाक भारत जंग छिड़ गई। खुदाए बुजुर्ग को बरता की मर्जी कि इनके बेटे ने वतन की हिफाजत के खातिर अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। जब शहीद का जस्त खाकी घर आया तो मां सदमे से साकत रह गई। इसकी उम्र भर की कमाई आज वतन पर निछावर हो गई थी और वो खाली दामन रह गई थी। लोग कह रहे थे कि एक बहादुर मां ने एक बहादुर सपूत को जन्म दिया है, मगर सूफिया के लिए अल्फाज तसल्ली बख्शना थे। वो खामोशी से अपना सब कुछ, बेटा, ख्वाब और जिंदगी कुर्बान कर चुकी थी। वो बस इतना कहती थी, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, अब ये वतन एक अमानत है।